हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग ब्लड के बारे में, सेल के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सब कुछ कवर कर चुके हैं। हमने अनाटॉमी जहाँ तक है सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके ज्वाइन कर सकता है। और जिसको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन यह एक प्रकार की क्रिया होती है। यह क्रिया मेल और फीमेल दोनों के मिलने से पूरी होती है। मेल के द्वारा मेल गैमेट्स बनाए जाते हैं और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट्स बनाए जाते हैं। मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमेट्स को ओवम कहा जाता है। मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत से स्पर्मों में से एक स्पर्म और बहुत से ओवम में से एक ओवा के साथ फ्यूज होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल के यूट्रस की फैलोपियन ट्यूब में होती है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने के कारण जायगोट बनता है। यह जायगोट फीमेल के यूट्रस में पहुंचकर यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। यह जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो में बदल जाता है और यह एम्ब्रियो के बाद पूरा इंडिविजुअल इंसान बनाता है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है? इसमें एक मेल और एक फीमेल पार्टिसिपेट लेते हैं। जो मेल के द्वारा मेल गैमेट्स बनाए जाते हैं और फीमेल के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? फीमेल गैमेट्स बनाए जाते हैं। जो मेल गैमेट्स हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्पर्म कहा जाता है। और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ओवम कहते हैं। इसमें कौन कौन भाग लेता है? उसमें एक मेल और एक फीमेल भाग लेते हैं। जो मेल के द्वारा जो गैमेट्स बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्पर्म कहा जाता है। और जो फीमेल के द्वारा जो गैमेट्स बनाए जाते हैं उसे ओवम कहा जाता है। इसके बाद जो मेल और फीमेल के गैमेट्स को मिलकर जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं आपस में तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होती है? जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे जो फीमेल का यूट्रस की फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद इसके जब बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? वह जायगोट बनता है और जायगोट फीमेल के यूट्रस में पहुंचकर यूट्रस के वॉल से चिपक जाता है और यह जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो में बदल जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो मेल्स के जो स्पर्म है और फीमेल का जो ओवम है वो आपस में मिलते हैं। उसे प्रोसेस को कहा जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब फैलोपियन ट्यूब में ये प्रोसेस होती है तो उसके बाद वो क्या बनता है? उसके बाद वो जायगोट बनता है। और जायगोट की प्रोसेस कहाँ होती है? ये यूट्रस में होती है। और यूट्रस के बाद वो किस में डेवलप हो जाता है? तो वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन मेल। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। मेल के द्वारा मेल गैमेट्स और स्पर्म बनाने की विधि स्पर्मेटोजेनिस कहते हैं। जन्म के समय स्पर्मेटोजेनिया सेल टेस्टिक की सेमिनिफेरस ट्यूबुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। प्राइमरी जर्म सेल में म्योसिस के माध्यम से स्पर्मेटोजोनिया सेल्स बनते हैं। यह स्पर्मेटोजेनिस की क्रिया पॉवर्टी के बाद से ओल्ड एज तक होती है। स्पर्मेटोजेनिस की क्रिया सेल डिवीजन की 4 साइकिल के द्वारा होती है। हर एक साइकिल 16 दिन की होती है और इस प्रकार स्पर्मेटोजेनिस की पूरी क्रिया 64 दिन में होती है। इसमें क्या होता है? जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है? जो मेल्स के द्वारा जो स्पर्म बनाया जाता है या मेल गैमेट्स बनाए जाते हैं, उस बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? जो गैमेट्स और जो स्पर्म बनता है उसको स्पर्मेटोजेनिस कहा जाता है। इसके बनने की विधि को स्पर्मेटोजेनिस कहा जाता है। उसके बाद कहता है जो स्पर्मेटोजेनिस सेल है वो किसके द्वारा बनती है? तो ये प्राइमरी जर्म सेल के में जो माइटोसिस के माध्यम से ये स्पर्मेटोजेनिया सेल बनती हैं।
और यह स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पोवर्टी के बाद मतलब यौवन अवस्था के बाद मतलब 12 से 14 उम्र के बाद ओल्ड एज तक देखी जाती है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो सेल डिवीजन की क्रिया ना 4 साइकिल के द्वारा की जाती है और हर एक साइकिल 16 दिन की होती है। और इस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी क्रिया में कितने दिन का समय लगता है? 64 दिन का समय लगता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग मेल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके ऑर्गन के बारे में देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स के बारे में पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मेल में निम्नलिखित रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से? टेस्टिस पाई जाती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। स्क्रोटम पाया जाता है, उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। सेमिनल वेसिकल्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। एक क्या होता है? एपिडाइमिस प्रेजेंट रहता है, 2 वेस्ट डेफरेंस प्रेजेंट रहते हैं और एक पेनिस। ये सारे ऑर्गन मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तैयार करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाला है वो क्या है? पेनिस है और टेस्टिस इसके अंदर है और यह है एपिडाइमिस बाहर की लेयर, और यह है ब्लैडर, और यह है सेमिनल वेसल्स, और यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाले। चलिए इनको नंबर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। यह स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं या स्पर्मेटिक कोड के द्वारा स्क्रोटम के अंदर लटके हुए पाए जाते हैं। टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ और टेस्टोस्टेरोन बनता है। यह फेटल लाइफ के दौरान अब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, परंतु प्रेगनेंसी की पूरी होने के समय यह स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। यह 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर चौड़े, लगभग 12 से 15 ग्राम तक होते हैं इनका वेट। हर एक टेस्टिस 200-300 लोबल्स का बना होता है। हर एक लोबल्स बहुत से सेमिनिफेरस ट्यूबुलस का बना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के बीच में इंटरस्टिटल सेल्स पाई जाती है। इस इंटरस्टिटल सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का सीक्रेट होता है। स्पर्मेटिक कोड के द्वारा टेस्टिस में ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास करते हैं। टेस्टिस में क्या होता है? जो टेस्टिस है वो कहाँ पाई जाती है? वो स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। मैंने जिसको आपको दिखाया ये है स्क्रोटम, ये है बाहर की लेयर है, जो ये सारे स्क्रोटम है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये टेस्टिस है, ये है जो यह स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। जो टेस्टिस है वो कहाँ पाया जाता है? स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है और यह स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटका हुआ होता है। टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स बनता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसके वेट की बात कीजिए तो इसका वेट रहता है 12 से 15 ग्राम का वेट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? तो इसमें सेमीफेब्रस ट्यूबुलस प्रेजेंट रहते हैं, और सेमीफेब्रस ट्यूब में क्या पाया जाता है? तो इंटरस्टिटल सेल्स पाई जाती हैं। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जो टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन्स का सीक्रेट करती हैं। जो टेस्टिस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम के अंदर लटकी हुई होती है। वो किससे जॉइंट होती है? वो स्पर्मेटिक कोड के द्वारा लटकी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, जो कि सेक्स हार्मोन्स होता है, उसको बनाने का काम करता है। और इसको बनाने का काम कौन सी सेल करती है? तो यह इंटरस्टिटल सेल बनाई जाती है, उसके द्वारा ये हार्मोन्स बनाया जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो 12 से 15 ग्राम वेट होता है। अब बात करते हैं लेयर ऑफ टेस्टिस की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीपली हमको नहीं पढ़ना।
टेस्टिस का महत्वपूर्ण काम स्पर्म को बनाना होता है। टेस्टिस बॉडी के बाहर इस कारण से पाए जाते हैं क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 3 टेम्परेचर मतलब तापमान कम चाहिए और हर एक स्पर्म पर हेड, बॉडी और लंबी टेल पाई जाती है। हेड टेल के कारण स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये क्या होता है, जो टेस्टिस होती है वो क्या करती है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है उससे जो 3 सेंटीग्रेड कम है उस टेम्परेचर पे जो टेस्टिस है वो डेवलप हो पाती है। जो मतलब 37 से इसका टेम्परेचर कितना रहता है, वो 34 टेम्परेचर रहता है टेस्टिस का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे ये डेवलप हो जाती है। जो स्पर्म होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें हेड, बॉडी और टेल प्रेजेंट रहता है, मतलब ये इसके पार्ट हेड, बॉडी और टेल के कारण स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर पाता है। अब मैं बात कर दूं टेस्टी का सबसे मेन काम क्या होता है, टेस्टी का सबसे मेन काम होता है, महत्वपूर्ण काम होता है स्पर्म को बनाना। अगर आपको इसमें लिखना है टेस्टिस में क्या क्या लिखेंगे आप, तो टेस्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि टेस्टिस है ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट रहती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा यह लटकी हुई होती है। इसकी लंबाई की बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और इसका वेट की बात की जाए तो इसका वेट होता है 12 से 15 ग्राम इसका वेट होता है। इसके अंदर सेमी फाइब्रस ट्यूबुलस प्रेजेंट होते हैं। ये सेमी फाइब्रस ट्यूबुलस होते हैं उसमें इंटरसेस्ट्रियल सेल्स प्रेजेंट होती है और इंटरसेस्ट्रियल सेल्स होती है, उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सीक्रेट करना। जो टेस्टिस का महत्वपूर्ण काम होता है वो क्या होता है, स्पर्म बनाना होता है। जो टेस्टिस बॉडी के बाहर इसलिए पाई जाती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और जो स्पर्म डेवलप होते हैं वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पर वो डेवलप होते हैं, यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो स्पर्म बनते हैं। अगर बात की जाए कि जो स्पर्म होता है उसमें मूवमेंट किसके कारण होता है, तो उसमें टेल के कारण मूवमेंट होता है, मतलब उसके पूंछ के कारण इसमें मूवमेंट होता है। जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें हेड, बॉडी, टेल 3 पार्ट होते हैं और टेल के कारण वह एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाता है। अगर आप टेस्टिस में इतना लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको इसके बारे में नहीं लिखना है, किसकी डेट्स के बारे में नहीं लिखना है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू टेस्टिस, इसके बारे में भी आप लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ। टेस्टिस को प्योर ब्लड की सप्लाई टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा की जाती है और टेस्टिस का इम्प्योर ब्लड टेस्टिकुलर वेन के द्वारा कैरी किया जाता है। जो प्योर ब्लड है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा और इम्प्योर ब्लड टेस्टिकुलर वेंस के द्वारा कैरी किया जाता है। आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं स्क्रोटम की। यह फाइबर्स और मसल्स का बना हुआ बैग होता है। स्क्रोटम को 2 पार्ट में बांटा गया है। स्क्रोटम के हर एक भाग में एक टेस्टिस, एक एपिडाइडिमिस और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड पाया जाता है। यह सिम्फिसिस पेल्विस के नीचे पाया जाता है। स्क्रोटम क्या होता है, ये एक बैग के समान होता है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट में एक टेस्टिस, एक एपिडाइमिस और एक स्पर्मेटिक कॉर्ड पाया जाता है। मैं आपको बताया जो टेस्टिस है उसका काम क्या होता है, स्पर्म को बनाना होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड का काम क्या था, जो टेस्टिस थी उसको लटकाने का काम करता है। ये होगा स्क्रोटम। अब बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। यह ब्लैडर के पीछे के भाग में पाया जाता है। यह ब्लैडर और रेक्टम के बीच पाया जाता है। यह वेसिकल्स एक पतली ट्यूब के आकार के होते हैं। यह फ्लूइड सीक्रेट करने का काम करते हैं। यह फ्लूइड स्पर्म को मिक्स करता है और यह फ्लूइड स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पोषण प्रदान करने का काम करता है। इस फ्लूइड को सेमी फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। जो सेमी वेसिकल्स होता है इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको सेमिनल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, यह फ्लूइड को स्पर्म के साथ मिक्स करने का काम होता है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस किस को पढ़ लिया। सबसे पहले बात की हम लोगों ने टेस्टिस की, उसके बाद स्क्रोटम की बात कर ली, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स की बात कर ली। अब बात करते हैं एपिडाइडिमिस की। यह एक पतली ट्यूब के आकार का होता है। यह टेस्टिस के पीछे पाया जाता है। यह स्पर्म को टेस्टिस वेस्ट डिफेंस तक पहुंचाने का काम करता है।
इसका काम क्या होता है? इसका काम तो ये एक ट्यूब के आकार का होता है। इसका काम ये प्रेजेंट क्या रहता है, ये टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट रहता है। ये आप देख सकते हैं ये क्या टेस्टिस और ये इसके पीछे प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, यह स्पर्म को टेस्टिस से जो वेस डिफरेंस है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है टेस्टिस। जो टेस्टिस है यहाँ से इस रास्ते ये क्या है, ये वेस डिफरेंस है। इस रास्ते से ये क्या पतली ट्यूब के समान है, इस रास्ते से ये पहुँचाने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। यह ब्लैडर के नीचे पाया जाता है। यह ग्लैंड का अखरोट के आकार का होता है। ग्लैंड 8 ग्राम का होता है। इसमें क्या पाया जाता है, जो इसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आकार किस टाइप का होता है, तो ये अखरोट के आकार की होती है। अगर ग्राम की बात की जाए, इसका वेट कितना होता है, तो इसका इस ग्लैंड का वेट होता है 8 ग्राम का होता है। अगर इसकी लेयर की बात की जाए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें 2 लेयर होती है, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस लेयर की बनी होती है, जो इनर लेयर है वो स्मूथ मसल्स लेयर की बनी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा की गई सीक्रेशन सेमिनल फ्लूइड को मिल्क का कलर प्रदान करता है। सेमिनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो सेमिनल फ्लूइड सीक्रेट हुआ उसको मिल्क कलर मतलब सफ़ेद कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन सी ग्लैंड करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। जो स्पर्म होता है वो वाइट कलर का ही होता है, उसको वाइट कलर देने का मतलब मिल्क का कलर देने का काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड ही करती है। और जो सेमिनल फ्लूइड है उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम भी यही करती है। आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में सिर्फ इतना ही रखना है। हमने किसके बारे में पढ़ लिया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात की टेस्टिस की, उसके बाद टेस्टिस की बात की, उसके बाद किसकी बात करी, उसके बाद हमने स्क्रोटम की बात करी, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स की बात करी, उसके बाद एपिडाइमिस की बात करी, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करी। अब बात करते हैं वेस डिफरेंस की। यह डक्ट 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस डक्ट के द्वारा स्पर्म को एपिडाइमिस से एजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाया जाता है। यह टेस्टिस के पीछे पाया जाता है। यह डक्ट मसल्स का बना होता है। वेज डिफरेंस का कुछ भाग ब्लैडर के पीछे पाया जाता है, उस भाग को एम्बुला कहा जाता है। जो वेज डिफरेंस की लंबाई कितनी होती है? पहली बात यह इसकी शेप होती है वो ट्यूब के आकार की होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? ये 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका काम क्या होता है? जो यह स्पर्म को एपिडाइमिस के द्वारा इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाने का काम होता है। यह टेस्टिस के पीछे पाया जाता है। यह डक्ट मसल्स का बना होता है। अब बेसिकली इसका इतना ही फंक्शन है, इतना याद रखना है इसमें। इसकी लंबाई कितनी होती है और इसका काम क्या है? इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है और यह एपिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है। आप बस इतना ही रखिए याद। यह टेस्टिस के पीछे पाया जाता है बस। अब बात करते हैं पेनिस के बारे में। यह स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। पेनिस के टिप पर एक त्रिकोण का आकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। ग्लैंस पेनिस के ऊपर स्किन की 2 लेयर पाई जाती है जिसे फोर स्किन कहा जाता है। पेनिस को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, रूट और बॉडी में। पेनिस इरेक्टिकल टिश्यू और स्मूथ मसल्स का बना होता है। इरेक्टिकल टिश्यू के द्वारा पेनिस इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट पेनिस के द्वारा संभोग हो पाता है और जिसके द्वारा मेल के स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में के भीतर पहुंच जाते हैं। इरेक्ट पेनिस में पेनिस की लंबाई बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है? जो पेनिस है यह स्पंजी टिश्यू का बना होता है। पेनिस के टिप पर क्या होता है? त्रिकोण के आकार का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे जिसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। यह ग्लैंस पेनिस में कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं जिसे फोर स्किन कहा जाता है। पेनिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक रूट और एक बॉडी। इसमें 2 टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब एक इरेक्टिव टिश्यू और एक स्मूथ मसल्स, ये 2 प्रेजेंट रहती हैं। जो इरेक्टिव मसल का काम क्या होता है? पेनिस को इरेक्ट करने का काम होता है, मतलब सीधा खड़ा करने का काम
होता है। इसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने किस किस के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने बात करी, किसकी बात करी, टेस्टिस की बात करी, उसके बाद स्क्रोटम की बात करी, स्क्रोटम के बाद हमने क्या पढ़ा, सेमिनल वेसिकल्स पढ़ा, एपिडाइडिमिस पढ़ लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ ली, वेस डेफरेंस पढ़ लिया और पेनिस पढ़ लिया। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे उसमें इतने ही पार्ट थे और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ कवर कर लिया। आप देख सकते हैं टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, स्क्रोटम के बारे में, सेमी वेसल्स के बारे में, एपिडाइडिमिस के वेस्ट डिफरेंस और एक पेनिस, इन सब के बारे में हम लोग कवर कर लिया। हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिसको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट्स यानी ओवम बनाने की विधि को ओजेनेसिस कहते हैं। ओवम के ओगोनियस सेल्स भी कहा जाता है। यह ओगोनियस सेल्स ओवरी के कोर्टेक्स पर पाए जाते हैं। मियोसिस के माध्यम से 1000 से 2000 प्राइमरी जर्म सेल्स के द्वारा ओगोनियस सेल्स बनती हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो ओवम बनते हैं उस ओवम की जो बनने की विधि होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ओगोजेनेसिस कहा जाता है। यह ओगोजेनिक सेल्स ओवरी के कोर्टेक्स पर प्रेजेंट रहती हैं। कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, तो ये ओवरी के कोर्टेक्स पर प्रेजेंट रहती हैं और मियोसिस के माध्यम से यह 1000 से 2000 प्राइमरी जर्म सेल्स के द्वारा ऑर्गेनिक सेल्स बनती हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। यह सामान्य रूप से होने वाली यूटेराइन ब्लीडिंग होती है जो कि फीमेल में पुबर्टी के बाद लगभग 40 से 50 ईयर की एज तक होती है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी और यूट्रस के चेंज होने के कारण होती है। यह साइकिल 4 से 5 दिन तक चलती है और निरंतर 28 दिन के उपरांत होती है। एक वुमेन को एक साल में लगभग 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और लगभग 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी लाइफ के दौरान आती है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड में 2 हार्मोन्स कौन से ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा चेंज करने के कारण होती है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो यह प्रोसेस होती है कब देखी जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है, यह 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है फीमेल में और कब तक चलती है, तो यह 40 से 50 ईयर की उम्र तक चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, यह 28 दिन में एक बार होती है और कितने दिन के लिए होती है, यह 4 से 5 दिन के लिए होती है और पूरे साल में यह 13 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और पूरी लाइफ में 400 मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखा जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड में कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा में चेंज लाने के कारण होती है। जो इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं कौन से, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और मेल में कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा था, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज हो रहा था और फीमेल में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के जो चेंजेस के कारण यह मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो कि 2 फेज में होती है। पहला फेज देख लेते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, यह फेज लगभग 4 से 5 दिन तक चलता है। इस फेज में ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा ब्लड में कम होने लगती है, जिसके कारण यूट्रस की एंडोमेट्रियम की वॉल झड़ने लगती है। इस फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में एंडोमेट्रियम सेल्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की सीक्रेशन, यूनिफर्टिलाइज्ड ओवम और ब्लड पाया जाता है। जो पहला फेज है जिसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, यह कितने दिन तक चलता है, यह 4 से 5 दिन तक चलता है। इस फेज में जो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ब्लड में कम होने लगती है, जिसके कारण यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल की वॉल झड़ने लग जाती है और इस फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो में एंडोमेट्रियम सेल्स एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की सीक्रेशन करने लग जाती है और अनफ्रेजाइज्ड ओवम और ब्लड उसमें प्रेजेंट रहता है। ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज। अब बात करते हैं दूसरे फेज के बारे में।
प्रोलाइफरेटिव फेज। इस फेज में ब्लड में ऑस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण एंडोथेलियम वॉल्स के सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड करने लग जाते हैं, जिसके कारण एंडोमेट्रियम वॉल मोटी होने लगती है और एंडोमेट्रियम वॉल बहुत अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई होने लगता है। यह फेज ओवुलेशन के बाद बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के हर हफ्ते पहले और हर हफ्ते बाद में पीरियड्स को सेफ पीरियड्स कहा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान फीमेल के द्वारा ओवम नहीं बनाया जाता, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की पूरी क्रिया नहीं हो पाती है। जो सेकेंड फेज है, इसमें क्या होता है, जो इस फेज में क्या होता है, ब्लड में जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और एंडोमेट्रियम वॉल्स के सेल बहुत ज़्यादा डिवाइडेड करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम सेल मोटी होने की और एपिथेलियम वॉल से अधिक मात्रा ब्लड सप्लाई होने लगती है। इस फेज में ओवुलेशन के बाद वह बंद होने लगता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हर हफ्ते बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते के बाद पीरियड को सेफ पीरियड कहा जाता है। इस टाइम पे सेफ पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो फीमेल में ओवम नहीं बनता और इस समय जो फीमेल है उसको प्रेगनेंसी होने में सेफ रहता है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद। अब बात करते हैं मोनोफेज की। यह लगभग 40 से 45 की एज में होता है। मोनोफेज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना। मोनोफेज के बाद फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया बंद हो जाती है। मोनोफेज के बाद फीमेल की रिप्रोडक्टिव करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। मोनोफेज के उपरांत ब्रेस्ट सिकुड़ने लगते हैं, स्किन पतली होने लगती है, स्वेटिंग और ब्लड गर्म होने लगते हैं। जो मोनोफेज होता है उसमें क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितने उम्र तक चलती है, 12 से 14 से लेकर 40 से 45 इस तक चलती है। जो मोनोफेज होता है वो इसी उम्र में देखा जाता है। जो मोनोफेज होता है उसका मतलब क्या होता है, इस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक जाती है। मोनोफेज के बाद फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। मोनोफेज के बाद क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। और मोनोफेज में क्या होता है, जो ब्रेस्ट होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं और स्किन भी पतली होने लग जाती है। ये होता है मोनोफेज। अब बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में, इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल में निम्नलिखित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटैलिया की और दूसरी इंटरनल जेनिटैलिया की। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटैलिया। जो व्यूबला है उसमें निम्न ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला मॉन्स पविस और लेविया मेजोर। तो जो मॉन्स पविस है यह फैट का बना हुआ मांस होता है और सिम्फेसिस पविस के ऊपर पाया जाता है। यह हेयर से कवर रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट नंबर पर वो है पविस हेयर। ये कहाँ रहता है, ये किसके कवर रहता है, ये हेयर से कवर रहता है। यह बना किसका होता है, यह फैट का बना हुआ मांस होता है। जो मॉन्स पविस है वो क्या होता है, यह फैट का बना हुआ मांस होता है जो सिम्फेसिस पविस के ऊपर पाया जाता है, जो कि हेयर से कवर रहता है। कौन, मॉन्स पविस। अब बात करते हैं लेविया मेजोरा की। यह स्किन, फैट, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और अनस्ट्रिप्ड मसल्स का बना हुआ होता है। यह दो मोटे फोल्ड होते हैं। यह फोल्ड वुल्वा की साइड बनाने का काम करते हैं। जो लेविया मेजोरा है इसका काम क्या होता है, यह स्किन, फैट, ब्लड वेसल और नर्व्स और अनस्ट्रिप्ड मसल का बना होता है। इसका काम क्या होता है, यह फोल्ड वुल्वा की साइड बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं लेविया मेनोरा की। इसका काम क्या होता है, यह दो फोल्ड होते हैं। यह वेजिनल ओरिफिस और लेविया मेजोरा के बीच में पाए जाते हैं। लेविया मेनोरा का आगे का भाग क्लिटोरिस को कवर करता है और लेविया मेनोरा का पीछे का भाग फंचिटी बनाने का काम करता है।
फर्टिलिटी एक पतली स्किन की लेयर होती है। इसमें क्या होता है, जो लेबिया माइनोरा है वो क्या होता है, यह 2 फोल्ड होते हैं, यह वेजिनल ओरिफिस और लेबिया मेजोरा के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, यह फर्टिलिटी एक पतली स्किन की लेयर होती है। उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फर्टिलिटी बनाने का काम होता है, मतलब एक पतली लेयर बनाने का काम होता है। अब बात करते हैं क्लिटोरिस की, क्लिटोरिस की। यह फीमेल में एक्सिटेबल ऑर्गन होता है, यह सिलेंडर के आकार का होता है, यह वेस्टिबुल के सामने पाया जाता है। क्लिटोरिस के 3 भाग होते हैं। क्लिटोरिस होता है वो क्या होता है, यह सबसे उत्तेजनित ऑर्गन होता है और यह सब शेप किस टाइप का होता है, तो ये सिलेंडर के आकार का होता है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्लैंस, बॉडी और क्रोस। अब बात करते हैं हाइमेन की। ये एक पतली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यह वजाइना को लगभग बंद करने का काम करती है। यह एक्सटर्नल और इंटरनल गेनिटलिया ऑर्गन को अलग अलग करने का काम करती है। जो हाइमेन होती है, जो कि एक फीमेल में फिजिकल रिलेशनशिप या फिर कोई एक्सरसाइज करने के दौरान यह मेम्ब्रेन्स टूट जाती है, जो कि एक पतली लेयर होती है। वजाइना में लगभग वजाइना को बंद करने का काम करती है। अब बात करते हैं वेस्टिबुल के बारे में। यह लेबिया माइनोरा की साइड क्लिटोरिस और फर्टिलिटी तक के आगे और पीछे तक का भाग पाई जाती है। वेस्टिबुल में 4 निम्नलिखित ओपनिंग पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं। यह एक्सटर्नल यूरेथ्रा ओपनिंग, यह वेजिनल ओरिफिस के आगे और क्लिटोरिस के पीछे पाई जाती है। इस ओपनिंग के द्वारा यूरेथ्रा में यूरिन ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है, यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जो वेस्टिबुल होता है, इसकी कितनी ओपनिंग होती है, उसकी 4 ओपनिंग होती है। जो पहली ओपनिंग होती है, यह किसका काम होता है, यह जो वेजिकल ओरिफिस के आगे और क्लिटोरिस के पीछे पाई जाती है। यह ओपनिंग यूरेथ्रा में यूरिन ब्लैडर के द्वारा पहुंचे यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, जो यूरिन है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जो सेकंड है, उसमें क्या होता है, यह हार्मिंग से लगभग बंद होती है। यह हाइमेन में छोटे आकार की ओपनिंग होती है, यह हाइमेन संभोग के समय फट जाती है। अब बात करते हैं थर्ड, यह बर्थरोलिन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। यह दोनों ग्लैंड्स वेजिनल ओरिफिस की दोनों साइड में पाए जाते हैं। यह म्यूकस सीक्रेट करने का काम करते हैं। यह म्यूकस वल्वा को मोस्ट प्रदान करने का काम करते हैं। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, उसका काम, उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बर्थोलिन ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, यह म्यूकस सीक्रेट करने का काम करता है और म्यूकस वल्वा को मोस्ट मतलब नमी देने का भी काम करता है। हमने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किस किस के बारे में पढ़ा, तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले एक्सटर्नल गेनिटालिया के बारे में, जो कि और इंटरनल गेनिटालिया के बारे में। जो एक्सटर्नल गेनिटालिया में हम लोग किस को पढ़ा, उसमें हमने मॉन्स पेविस के बारे में पढ़ा, लेबिया मेजोरा के बारे में पढ़ा, लेबिया मिनोरा के बारे में पढ़ा, क्लिटोरिस के बारे में पढ़ा, हाइमेन के बारे में पढ़ा और वेस्टिबुल के बारे में पढ़ लिया। जो इसकी ब्लड सप्लाई है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल गेनिटालिया के बारे में। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल गेनिटालिया के बारे में पढ़ा। मतलब उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके अंदर के ऑर्गन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब बात करते हैं जो बाहर के ऑर्गन, मतलब इंटरनल गेनिटालिया के बारे में। अब बात करते हैं वजाइना। यह फाइब्रस और मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती है। यह ट्यूब वेस्टिबुल और यूट्रस को जोड़ने का काम करती है। यह सामान्य तौर पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, परंतु डिलीवरी के समय यह 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो जाती है। वजाइना के आगे का सरफेस यूथ्रेटा और ब्लैडर से जुड़ा होता है। वजाइना के पीछे का भाग वॉल, रेक्टम और पोच ऑफ डोल्गस और रेक्टोवेजिनिकल पोच से जुड़ी होती है। वजाइना की वॉल्स इलास्टिक होती है, जिसके द्वारा डिलीवरी का प्रोसेस इजी हो जाता है। जो वजाइना होती है वो किसकी बनी होती है, तो वजाइना होती है ये हमारे, सबसे पहली बात, ये हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर का ऑर्गन होता है।
ये क्या होता है, ये किसकी बनी होती है, ये फाइब्रस मसल्स की बनी ट्यूब होती है। इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी चौड़ाई की बात की जाए, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, लेकिन डिलीवरी के समय यह चौड़ी हो जाती है जो कि 3.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जो वजाइना की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल मतलब इलास्टिक होती है, जो कि डिलीवरी के प्रोसेस को इजी कर देती है। यह है वजाइना। अब बात करते हैं लेयर ऑफ वजाइना के बारे में। जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी होती है, वो मसल्स लेयर की बनी होती है। जो मिडल लेयर है वो एरोलर टिश्यू लेयर की बनी होती है। जो इनर लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। सर्विक्स द्वारा एसिड सीक्रेट किया जाता है। यह एसिड वजाइना के सरफेस को मॉइस्ट रखता है और यह एसिड किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ पर रोक लगाने का काम करती है। जो सर्विक्स के द्वारा क्या होता है, सर्विक्स के द्वारा जो एसिड सीक्रेट किया जाता है, इसका काम क्या होता है, ये वजाइना के सरफेस को क्या मॉइस्ट रखने का काम करती है और जो माइक्रोब की ग्रोथ को रोकने का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू द वजाइना। यूट्रेन और वैगनल आर्टरीज के बने हुए प्लेक्स के द्वारा वजाइना को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। वेनस प्लेक्स के द्वारा वजाइना को इम्प्योर ब्लड इंटरनल इलियक वेंस तक पहुंचाया जाता है। जो प्योर ब्लड है वो किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, वो अल्टियम और वेजाइनल आर्टरीज के द्वारा, जो प्लेक्स के द्वारा वजाइना को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। और जो इम्प्योर ब्लड की सप्लाई कौन करता है, तो वेनस प्लेक्स के द्वारा वजाइना का इम्प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। यह गुआवा के आकार का होता है। यह लगभग 50 ग्राम का होता है। यह मसल्स का बना हुआ होलो स्ट्रक्चर होता है। यह पेल्विक कैविटी के सेंटर में पाया जाता है। यह मेस्टुरेशन और चाइल्ड बेयरिंग मतलब बच्चों को पालना पोषण का काम करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है। यूट्रस के निम्नलिखित भाग होते हैं। यूट्रस क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, यह एक गुआवा के आकार का होता है। अगर इसके वेट की बात की जाए 50 ग्राम का होता है। ये अंदर से खाली स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता था ना, वो यूट्रस के वॉल से चिपक जाता है। ये होता है यूट्रस। यूट्रस में आपको क्या पढ़ना है, ये क्या होता है, ये एक गुआवा के आकार का होता है। इसका वेट 50 ग्राम का होता है। ये क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। जो मेस्टुरेशन साइकिल के दौरान मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है वो यूट्रस में आकर उसके वॉल से चिपक जाता है। इसको इसके निम्न पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। चलिए इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं। फंडस, यह भाग यूट्राइन ट्यूब के ऊपर पाया जाता है। यह कॉन्वेक्स आकार का होता है। जो फंडस होता है वो कॉन्वेक्स आकार का होता है और यह यूट्राइन ट्यूब के ऊपर पाया जाता है। अब बॉडी, यह चौड़ा और यूट्रस के ऊपर का भाग होता है। यह भाग फंडस से सर्विक्स तक पाया जाता है। इसे कॉर्पस भी कहा जाता है। कॉर्पस के नीचे का भाग स्टेमस कहा जाता है। जो बॉडी बॉडी होता है यह क्या होता है, यह चौड़ा और यूट्रस के ऊपर का भाग होता है जो कि फंडस से सर्विक्स तक पाया जाता है, जिसे कॉर्पस भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्विक्स की। इसे यूट्रस की नेक भी कहा जाता है। यह सिलेंडर के आकार का भाग होता है। यह वजाइना की एंटीरियर वॉल के द्वारा बनाया जाता है। सर्विक्स के अंदर की ओपनिंग को इंटरनल ओएस कहा जाता है और सर्विक्स के बाहर की ओपनिंग को एक्सटर्नल ओएस कहा जाता है। जो सर्विक्स है उसे क्या कहा जाता है, उससे यूट्रस की नेक कहा जाता है। यह सिलेंडर के आकार का होता है और जो वजाइना के एंटीरियर वॉल्स के द्वारा बनाया जाता है। सर्विस के अंदर की ओपनिंग को क्या कहा जाता है, इंटरनल ओएस कहा जाता है। जो सर्विस की जो बाहर की ओपनिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे एक्सटर्नल ओएस कहा जाता है। अब बात करते हैं लेयर ऑफ यूट्रस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। और ब्लड सप्लाई को भी छोड़ देते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस की, यूट्रस के फंक्शन के बारे में। मैस्चुरेशन की क्रिया यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। यूट्रिनाइन ट्यूब को में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसके पश्चात फर्टिलाइज ओवम यूट्रस की एंडोमेटेरियम की वॉल से चिपक जाता है। इस 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की एंडोमेटेरियम लेयर के ऊपर फर्टिलाइजेशन ओवम को पोषण दिया जाता है। 36 हफ्ते पूरे होने के बाद यूट्रस की वॉल
कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और यह फर्टिलाइजेशन ओवम से बना फीटस यूट्रस की वर्ड से अलग होने लगता है और वजाइना के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन की क्रिया यूट्रस की एंडोटेरियम लेयर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसके पश्चात जो फर्टिलाइज ओवम यूट्रस की एंडोमेटेरियम की वॉल से चिपक जाता है। इस 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की एंडोमेटेरियम लेयर के द्वारा फर्टिलाइज ओवम को पोषण दिया जाता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है। इस 36 हफ्ते के पूरे दिन बाद यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो वजाइना से बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं यूरोटियन ट्यूब के बारे में। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यह दोनों ट्यूब यूट्रस की साइड से निकलती हैं। यह 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। दोनों ट्यूब में एंड्स एम्पुला बनाते हैं। यह एम्पुला का आखिरी भाग आगे चलकर फिंगर्स के आकार का स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे फिमरे कहा जाता है। यह ट्यूब पेरिटोनियम में जाकर खुलती है। यह ट्यूब ओवरी से ओवम को यूट्रस तक पहुंचने का काम करती है। फर्टिलाइजेशन क्रिया इसी यूट्रम में होती है। जो यूट्रम ट्यूब है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो यूट्रम ट्यूब है उसको फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। यह यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या होती है, वो यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। ये कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो एम्पुला का जो आखिरी भाग है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका जो आखिरी भाग होता है वो क्या होता है, फिंगर के आकार का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे क्या एम्ब्रिया कहा जाता है। और यह ट्यूब पेरिटोनियम में जाकर खुलती है। इसका काम क्या होता है, यह ट्यूब ओवरी से ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। जो फैलोपियन ट्यूब है इसका काम क्या होता है, यह ट्यूब ओवरीज से ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने का काम करती है। इसका मेन फंक्शन है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है, मतलब यूट्राइन ट्यूब में ही होती है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू यूट्राइन ट्यूब, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं ओवरीज की। यह 2 बादाम के आकार के ग्लैंड्स होते हैं। यह दोनों ग्लैंड्स यूट्रस की दोनों साइड में पाए जाते हैं। हर एक ओवरीज में बहुत से इमेच्योर ओवा पाए जाते हैं। इस इमेच्योर ओवा को प्राइमरी ओयोसाइट्स कहते हैं। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर एक ओवस ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद फ्रूट से भर जाते हैं। फिर यह फॉलिकल ओवरीज के सरफेस पर पहुंच जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम पाया जाता है। फॉलिकल के टूटने के बाद ओवम सीक्रेट होता है। ओवम ओवरी के सरफेस में पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंच जाता है और फिर यह ओवम यूट्राइन ट्यूब तक पहुंचता है और हर महीने के बाद एक फॉलिकल बनता है। ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14वें दिन सीक्रेट होता है। ओवम बनाने की विधि को ओवुलेशन कहते हैं। ओवरीज के द्वारा ओवम एचसीजी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन सीक्रेट करता है। ओवरीज में क्या होता है, जो ओवरीज का यह 2 बादाम के आकार के ग्लैंड्स होते हैं। ओवरीज क्या होता है और यह प्रेजेंट कराता है। यह 2 बादाम के आकार के ग्लैंड्स होते हैं। यह दोनों ग्लैंड्स यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ एक ओवरी से बहुत से इमेच्योर ओवा बनाए जाते हैं। इस इमेच्योर ओवा को ही प्राइमरी ओसिसाइट कहते हैं। और जो ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन के लिए होती है, कितने दिन के बाद सीक्रेट होती है, तो ओवम मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 14वें दिन के बाद सीक्रेट हो जाती है। और ओवम बनने की विधि को ओवुलेशन कहते हैं। आपको इसमें इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई टू ओवरीज। ओवरिन टेस्ट आर्टरीज के द्वारा ओवरीज को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। बहुत सी वेंस के द्वारा ओवरीज का प्योर ब्लड ओवरिन वेंस तक पहुंचाया जाता है। जो ओवरीज है उसको प्योर ब्लड की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, तो ओवरियन आर्टरीज के द्वारा की जाती है। और प्योर ब्लड की सप्लाई ओवरिन वेंस के द्वारा की जाती है।
हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पर ख़त्म होता है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने क्या पढ़ा, उसमें हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, स्क्रोटम के बारे में पढ़ा था, सेमिनल वेसल्स के बारे में पढ़ा था, वेसिकल्स के बारे में पढ़ा था, एपिडेडिमिस के बारे में पढ़ा, वेस डेफेंस के बारे में और पेनिस के बारे में पढ़ा। ये सारे कवर कर लिए थे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कौन कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। जो एक्सटर्नल ऑर्गन थे उसके बारे में हम किसके बारे में पढ़ा, तो उसमें मॉन पविस के बारे में पढ़ लिया, लेबिया मेजोरा के बारे में पढ़ा था और लेबिया मेनोरा के बारे में पढ़ लिया, क्लिटोरियस के बारे में, हाइमेन के बारे में और वेस्टिबल्स के बारे में। ये क्या थे, एक्सटर्नल ऑर्गन थे। जो इंटरनल ऑर्गन थे वो कौन कौन से थे, वो तो वजाइना था, यूट्रस था, और फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज, ये इसके पार्ट थे और उन्होंने सारा कुछ कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।